जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारे आज की चर्चा का विषय है शुक्र का कर्क राशि में होना। कि शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि में है तो उसका क्या इंपैक्ट देखने में जनरली आ सकता है। तो इस बात को समझने के लिए पहले ही समझना जरूरी है कि शुक्र करता क्या है और कर्क राशि का यहां अर्थ क्या निकाला जाना चाहिए। ये बात समझना आसान हो जाएगा। जैसे स्कूल में बहुत से टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, और हर एक अध्यापक का एक फील्ड तय होता है। जैसे ये मैथ के हैं, ये गणित पढ़ा रहे हैं, ये हिंदी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं इत्यादि। तो हम लोग टीचर को देखते ही एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये मैथ पढ़ाएंगे या मैथ का पीरियड है। ठीक इसी तरह इसे हम कहते हैं कारकत्व, जहां वो अपना कार्य करते हैं। तो शुक्र के जो कारकत्व हैं उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, पर जो मुझे याद है वो मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूं। तो सौंदर्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम, धन संपदा, रुपया पैसा इत्यादि, मोटे तौर पर यही सब चीजें शुक्र कंट्रोल करते हैं। तो शुक्र की ड्यूटीज या शुक्र क्या करेंगे ये अंदाजा हो गया, स्क्रीन पर आपने पढ़ लिया। अब अगर ये अच्छा होगा तो ये सब चीजों के शुभ फल, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर शुक्र वीक है, कमजोर है, तो इन सब चीजों के परिणाम बुरे आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो शुक्र की स्थिति आपको समझ आई, एक बात तो ये हो गई। अब बात आती है कि वो किस राशि में है इस वक्त। तो कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्र, और शुक्र की चंद्र से मैत्री नहीं है। शुक्र चंद्र के साथ शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, शत्रु। तो जो भी सोचिए कि आप अगर अपने शत्रु के घर हैं तो उसका बहुत भला कैसे सोचेंगे? आप अपनी रक्षा सोचेंगे या कम से कम उसका बुरा सोचेंगे? तो स्थिति यह हुई कि शुक्र यहां शत्रु राशि में गिना जाएगा। और बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है शत्रु राशि से कि शुक्र कमजोर हो गया। कमजोर होगा तो शुभ फल कैसे देगा? शुभ फल नहीं देगा तो अशुभ फल देगा, या न्यूट्रल होगा, पर यहां अशुभ फल देगा। दो चीजें क्लियर हो गई अब तक कि शुक्र करता क्या है या क्या कर सकता है। राशि जिसमें है उस राशि से वो या तो मित्र होगा या शत्रु होगा या समभाव रखेगा। इसमें और भी वैरायटी है, उच्च राशि में हो सकता है, स्वग्रही हो सकता है, अति शत्रु हो सकता है। ठीक है, उसको भी बताएंगे। दो चीजें क्लियर होने के बाद एक चीज होती है भाव, कौन सी क्लास में है। समझिए हमारा एक स्कूल है और उस स्कूल में कुल 12 क्लासेस हैं, 12 कमरे हैं। हर कमरे का अपना एक महत्व है आपसे। आप जहां हैं वहां से चौथा कमरा, आप जहां हैं मान लो आप कमरा नंबर 8 में, तो आपसे दूसरा कमरा 9 नंबर वाला कमरा हुआ। बड़ा सिंपल सी बात होती है। कुल 3 चीजें एक साथ देखनी है। शुक्र क्या करेगा, शुक्र किस राशि में, मित्र के शत्रु, और किस भाव में, इसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। बड़ा आराम से बात समझ में आ जाएगी। तो मेष लग्न वालों के लिए हम ले लेते हैं। मैं पेपर देखकर बात करूंगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए वो चौथे भाव में होंगे। अब शुक्र का जो मुख्य ऑफिस है, जहां वो बैठ के सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है, वो 7वां भाव है, इसे याद रखना है। लेकिन जहां अभी बैठा है शुक्र वो है चौथा भाव, और 7वें भाव से 10वां भाव है। एक जबरदस्त रूल होता है, उसको समझिए कि जो भी ग्रह या आपकी बात करें और आपसे जो 10वें घर में रह रहा है वो आपको बैकअप देता है, आपको सपोर्ट देता है, आपको प्रभावित करता है। अच्छा या बुरा वो दूसरी बात है। तो शुक्र क्योंकि अपने कारक भाव से 10वें भाव में बैठा है, तो वो 7वें भाव जो उसका कारक भाव है यानी अपने ऑफिस पर भी प्रभाव रखेगा। 7वां भाव से हमने क्या देखना होता है? विवाह, वैवाहिक जीवन के सुख, प्रेम और प्रेम के सुख, धन संपदा इत्यादि, लेकिन मोटे तौर पर विवाह। तो यहां पर शुक्र की ये स्थिति ये लमसम संभावना देती है कि वैवाहिक जीवन को लेकर स्थितियां एवरेज और सुखद बनी रहेंगी। धन का सुख बना रहेगा, जीवन स्तर का सुख बना रहेगा,
पर शुक्र यहाँ एक खास बात और है, एक और पॉइंट समझ लेते हैं कि वो जैसे हर टीचर किसी ना किसी क्लास का तो क्लास टीचर होता है, पढ़ाता वो बहुत सारी क्लासेस को, पर क्लास टीचर, तो यहां शुक्र 2 क्लासेस का क्लास टीचर है, एक सेकंड भाव और एक 7वां भाव, वृषभ राशि, तुला राशि, इन दोनों का वो क्लास टीचर है। तो हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना होता है कि वो कहां पर है और कैसे देख रहा है। या ये छोटी छोटी बातें जो वेरी करती जाएंगी हर एक जन्म लगन के हिसाब से। इसलिए मेष के लिए वो दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी है। 7वें भाव पर तो उसका सेंट्रल इफेक्ट, केंद्रीय प्रभाव, अपने से दशम भाव बैठने का प्रभाव आ रहा है, लेकिन दूसरा भाव मारक भाव समझा जाता है, 7वां भाव मारक भाव समझा जाता है। तो थोड़ा सा ये स्थितियां, शुक्र यहां मार्केश भी है। मार्केश का अर्थ है मृत्यु के कारण पैदा, कष्ट देने वाला ग्रह, लेकिन बैठा है केंद्र में, तो इसलिए उसकी शुभता कुछ थोड़ी ठीक हुई। एक साधारण नियम ये भी है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन मैं इसको इजी कर दूंगा अभी। जो ग्रह केंद्र का स्वामी है, जैसे शुक्र यहां पर 7वें भाव का स्वामी भी है और बैठा भी केंद्र में है, तो ये बहुत शुभ फल दे नहीं सकता, क्योंकि एक ही घर में सेंट्रल इफेक्ट, ये भी एक केंद्रीय प्रभाव है कि आप केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में बैठे और शुभ ग्रह हैं, तो अब आप शुभता आपकी सस्पेंड हो गई, अब शुभ नहीं रहे, अब आप एक साधारण ग्रह या अशुभ ग्रह की तरह प्रभाव दे सकते हैं। तो इनको मेष लगन के लिए जो स्थिति है, और उसमें शुक्र अगर चौथे घर में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के तो तालमेल ठीक रहेगा, पर कुटुंब से तालमेल को लेकर दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। सुख का अनुभव होगा, जीवन स्तर के अच्छे होने का अनुभव होगा, धनी होने का अनुभव होगा, अपने मकान वाहन आदि होने की भी साधारण सुख प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक लाइन का अर्थ ये निकला कि शुक्र की मेष लगन में स्थिति अगर वो कर्क राशि में है तो एक साधारणतया अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है। वृषभ के लिए बात करते हैं तो लगन का ही स्वामी हो गया, क्योंकि 2 नंबर का वो मालिक होता है और बैठा है तीसरे भाव में। अब तीसरा भाव 8वें भाव से 8वां भाव है, एक तरीके से मृत्यु का भाव है, लेकिन वो कर्म का, प्रयास का, एफर्ट्स का, जुनून का स्वामी भी है, मेहनत करवाने की ताकत करता है। आमतौर पर यहां पापी ग्रह ज्यादा अच्छे फल देते हैं, तो शुक्र का यहां होना ज्यादा शुभ असर नहीं दे पाएगा। अब शुक्र की स्थिति है कि वो 6ठे भाव का स्वामी भी है और 6ठे भाव से दशम भाव में बैठा है, इसलिए उसके 6ठे भाव शत्रु, बीमारियां, स्वास्थ्य, कर्ज की स्थिति ज्यादा इंप्रूव होगी। सेहत थोड़ी सी खराब, यानी लग्न कमजोर हुई, शत्रु पक्ष मजबूत हुआ, तो स्वास्थ्य की स्थिति कम हो सकती है। आपके प्रयास उतने अच्छे रिजल्ट ना दें, ऐसा हो सकता है। आपके शत्रुओं का प्रभाव आप पे बढ़ जाए, किसी भी कारण से कर्ज लेना पड़ जाए, आपके फाइनेंस सुचारू रूप से ना चले, ये सारी परिस्थितियां देखने में आ सकती हैं। मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन के लिए क्या स्थिति है। मिथुन के लिए वो 5वें भाव के स्वामी है, जो बहुत अच्छी बात है, और 12वें भाव के स्वामी है, ये खराब बात है, अच्छी नहीं है, और बैठे हैं दूसरे भाव में, अब ये भी कोई खास अच्छी नहीं है, लेकिन वो लगन के मित्र हैं, सपोर्ट करते हैं लगन को, तो कहीं ना कहीं ये अपने कारक भाव से 8वां बैठा है, और कारक भाव कौन सा है, 7वां भाव। तो वैवाहिक जीवन को तनाव देखने में आ सकता है, पर बोली भाषा बहुत अच्छी होती है, बोलने का अंदाज, बोलने की कमांड, कुटुंब से तालमेल बहुत अच्छा होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन खर्चे बहुत ज्यादा और संतान का बहुत सुख प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान का सुख भी प्राप्त होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है, और किसी भी तरह की प्लानिंग बनाने का सुख, आपकी सोच समझ, आपका विचार बड़े शानदार होते हैं। दूसरों को सलाह देने की भी सामर्थ्य थोड़ी बहुत देखने में आती है, मन की बात को समझने की स्थिति देखने में आती है। तो मिथुन के लिए ये मिला जुला सा प्रभाव देने वाला है। कर्क की बात करते हैं तो कर्क में वो 11वें भाव का स्वामी है और चौथे भाव का स्वामी है, एक अच्छा और एक बुरा, बैठा है लगन में। लगभग लगन में बैठे सभी ग्रह कुछ अधिक अच्छा प्रभाव देते हैं, एक साधारण व्यवहार, और उसकी अपने कारक भाव पर पूर्ण दृष्टि है, तो निश्चित रूप से ये सुख को बढ़ाने वाला, वैवाहिक जीवन के सुख को बढ़ाने वाला, आमदनी को बढ़ाने वाला है। अगर शत्रु राशि में नहीं होता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। तो ये सुख
क्योंकि शत्रु राशि में इसलिए थोड़े कम आएंगे निश्चित रूप से। तो वैवाहिक जीवन, ससुराल पक्ष से मान सम्मान, सुख का अनुभव, अपने मकान वाहन आदि खरीदने की गुंजाइश बहुत अच्छी रहेगी। आमदनी का इंप्रूवमेंट निश्चित रूप से देखने में आएगा। तो कर्क के लिए स्थिति लगभग बिल्कुल अच्छी है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब सिंह लग्न की बात करते हैं तो वो 12वें भाव में, 12वें भाव में मीन राशि आती है और काल पुरुष की कुंडली में जो मीन राशि है वहां शुक्र उच्च राशि के होते हैं। एक तरीका तो अच्छा है। एक और तरीका, शुक्र जिस भी राशि से 12 में बैठते हैं उस राशि को आर्थिक संपन्नता देने की बात करते हैं। तो ये दो बड़े अच्छे अच्छे क्लॉज हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो सिंह के लिए वो 10वें भाव और तृतीय भाव, तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर 12वें गए। तो 12वें में जाने के कारण नुकसान क्या हुआ कि तीसरे भाव यानी मेहनत, प्रयास, एफर्ट्स की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी कम कर दी, एक नुकसान। 10वें भाव का स्वामी होकर 12वें गया तो खर्चे बढ़ गए, भागदौड़ बढ़ गई, प्रेशर बढ़ा। बहुत मेहनत करने के बाद में सब कुछ आएगा जरूर, क्योंकि धन तो आना ही है। और लग्न से 12वें गया तो आर्थिक तौर पर संपन्न बनाता है, यानी रुपए पैसे होंगे तभी तो खर्च करके आनंद आएगा। तो खर्चा खूब करता है, वही खर्च करेगा जो बहुत कमा सकता होगा। स्टेटस भी इंप्रूव होता है, और थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसे सोर्सेस से पैसा कमाना शुरू करते हैं जो उन्होंने अपनी एजुकेशन की लाइन में ना ली हो। एग्जाम्पल, कोई आदमी बीए करता है, उसके हाथ में वो कोई नौकरी नहीं ढूंढता, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर बन गया और बहुत पैसा कमा रहा है, तो ये हो गया अदर सोर्सेस। ऐसा रूट जो आपने एजुकेशन में इस्तेमाल नहीं किया था, बाद में आपने उसको सीख लिया। तो सिंह के लिए भी स्थिति कमोवेश अच्छी है, मेहनत थोड़ी कम, मेहनत के रिजल्ट थोड़े कम क्योंकि शत्रु राशि में, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। कन्या लगन की बात करते हैं तो कन्या के लिए बैठे ही 11वें भाव में, लगभग 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और पापी ग्रह तो बहुत ही अच्छी देते हैं। यहां पर वो भाग्य के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, यानी दूसरे। अगर एक ज्योतिष का बड़ा सुंदर नियम है, इसे धन योग भी कहते हैं, कि धन भाव दूसरे भाव का और 9वें भाव का कोई भी संबंध बने और उसका 11वें भाव से भी कोई संबंध हो तो ये अत्यधिक धन देने वाला योग बन जाता है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। तो यहां पर धन के योग बहुत अच्छे रहेंगे, आर्थिक संपन्नता बहुत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन के सुख, तालमेल, रुपए पैसे की उपलब्धि बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ झाला होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ऐसे इससे पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी मिलती है, बुजुर्गों की तरफ से जो मिला। भाग्य का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट प्राप्त होता है, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और जीवन स्तर भी बहुत इंप्रूव करता है, ये सब चीजें देखने में आती हैं। तो कुल मिलाकर सिंह के लिए ये शुक्र का, कन्या लगन के लिए ये शुक्र का प्लेसमेंट बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा है। तुला की बात करते हैं। अब समझिए, तुला का वो स्वामी है और तुला लग्न से 10वें भाव में बैठा है। तो जो भी ग्रह जिस भाव से 10वें भाव में होता है उस पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। तो शुक्र यहां भी इफेक्ट डालेगा। अब क्योंकि शुक्र यहां मृत्यु भाव का स्वामी भी है, नियम ये कहता है कि कोई एक ही ग्रह लग्न और अष्टम का स्वामी हो तो उसे अष्टमेश नहीं कहते, लग्नेश कहते हैं। ऐसा सिर्फ तुला लगन में शुक्र के साथ होता है और कोई कंडीशन बनती नहीं है। तो यहां पर शुक्र धन देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, सौंदर्य देने वाले, स्टेटस देने वाले, कमाने वाले स्टार बनते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। शत्रु राशि में इसलिए थोड़ी कम परफॉर्मेंस हो सकती है, पर परफॉर्मेंस आएगी, पॉजिटिव परफॉर्मेंस आएगी। सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, धन, आर्थिक संपन्नता और समाज में रुतबा और शान, इन सभी चीजों की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। धन संग्रह करना, कैश कलेक्शन, यात्राएं करना और उस धन से अदर सोर्सेज से भी पैसा कमाना। आप पैसा इन्वेस्ट करें और सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस भी अर्निंग के शुरू करें, इसकी पूरी संभावना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति आती है। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए शुक्र दोनों ही बुरे ग्रहों का स्वामी है, एक तो 7वां भाव और एक 12वां भाव। लेकिन 12वें भाव से बैठा है वो 10वें भाव में। 12वें भाव को देखेंगे तो वहां से 10वें भाव में बैठा है, तो खर्चों को बढ़ाने वाला हो गया, और अधिक खर्चे बढ़ाएगा, और अधिक यात्राएं, और अधिक सपनों की दुनिया, और अधिक परचेजिंग, और अधिक शौक बढ़ा देगा।
और वैवाहिक जीवन के सुख से तीसरे घर बैठा है, यानी थोड़े एफर्ट्स करें, थोड़े प्रयास करें तो वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि वैवाहिक जीवन के सुखों को मेंटेन बनाए रखने के लिए, प्रयास करने के लिए अत्यधिक धन खर्च करना पड़ रहा है या पड़ेगा, या यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी इत्यादि। लेकिन कोई खराब स्थिति नहीं है, वृश्चिक के लिए भी स्थिति ठीक है, धन का योग है, भाग्य के स्थान में बैठा है, थोड़ा बहुत भाग्य को प्रभावित करेगा, पिता को प्रभावित करेगा, प्रयासों को प्रभावित करेगा, वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन का सुख, ससुराल वालों से सहयोग, ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। तो वृश्चिक के लिए भी कमोवेश ये स्थिति सुखमय है। धनु लग्न की बात करते हैं तो यहां वो छठे भाव का स्वामी है और छठे से छठे एकादश भाव का स्वामी, दोनों ही बहुत खराब। छठा शत्रुओं का और छठे से छठा भी शत्रुओं का और बीमारियों का हो गया, तो इसे त्रिषड आय 3, 6, 11 में भी लेते हैं, इस लिहाज से भी खराब है। अब एक आधा क्लॉज यहां है जो मैं समझा देता हूं, वो ये कहता है विपरीत राजयोग कि छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में हो, ठीक है, और उसे कोई शुभ ग्रह ना देखे तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। फिर वो बहुत अच्छा फल दे सकता है, थोड़ा संघर्ष होता है शुरू में पर रिजल्ट बड़े अच्छे आ जाते हैं बाद में। लेकिन क्योंकि अभी हम एक सिंगल कंडीशन पे चर्चा कर रहे हैं, अकेले शुक्र पर, इसलिए पूरी तरह विपरीत राजयोग यहां नहीं है, पर आधा तो बनता है। आधे का वैसे महत्व नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बताया। खराब स्थिति है, शुक्र के 8वें होने से शत्रुओं का नुकसान होगा, कर्ज कंट्रोल में होगा, लेकिन आपकी सेविंग्स को खर्च होगा, आपकी आमदनी खर्च होगी, आपके आमदनी को उतना खूब आमदनी आने के बाद भी पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसी हेल्थ इश्यूज देखने में आ सकते हैं जिसका गुप्त रोग हम लोग कहते हैं, समझाने का ढंग है ये। तो धनु के लिए ये स्थिति सुखमय नहीं है, बाकायदा खराब है। रुपया भी बर्बाद हो रहा है, कहां जा रहा है पता नहीं, डॉक्टर्स के पास जा रहा है पता नहीं, कमा भी खूब रहे हैं फिर भी शत्रु अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। अब बहुत कमाया डॉक्टर ले गए, बहुत कमाया कर्जा उतारा, बहुत कमाया शत्रुओं से किसी बात का सेटलमेंट करने में चला गया, तो घुमा फिरा के फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये वैवाहिक जीवन को भी खराब करेगा, स्वास्थ्य को भी खराब करेगा, सेविंग्स को भी खराब करेगा, शत्रुओं का प्रभाव बढ़ाएगा, आमदनी अधिक होने के बाद भी उसका अधिक लाभ नहीं हो रहा है। तो धनु के लिए बाकायदा खराब स्थिति है। मकर की बात करते हैं तो वो अपने कारक भाव में बैठा है, 7वां भाव उसका अपना भाव है, वहीं वो बैठा है। साधारणतया कोई भी कारक भाव अकेला अपने भाव में होगा तो उस भाव का नाश करता है, इस बात को समझिए। टीचर अपनी क्लास में हैं और अकेले हैं और एक भी स्टूडेंट नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है, तो अगले दिन सारे बच्चों को सजा मिलने वाली है असेंबली में, क्योंकि मैं पढ़ाने आया तो तुम पढ़ने क्यों नहीं आए। ये एक तरीका है जिससे आप समझ पाए। तो डॉक्टर साहब अकेले हॉस्पिटल में हो, सपोर्टिव स्टाफ ना हो तो कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उन सब की भी जरूरत होती है। तो शुक्र तो यहां बैठे हैं फिलहाल, अगर आपकी कुंडली में अकेले हैं तो ये बुरा प्रभाव भी देगा, क्योंकि कारक भाव अपने भाव में अकेला बैठा है। लेकिन आज की कंडीशन यह है कि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है, अत्यधिक शुभ, अत्यधिक शुभ से केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं। 7वें भाव में बैठा है जो उसका अपना कारक है। अगर किसी के लिए वहां कोई ग्रह बैठा है तो अत्यधिक शुभ होगा, क्योंकि कारक भाव अकेला नहीं रहेगा। तो संतान का सुख, विचारों का सुख, पढ़ाई लिखाई का सुख, स्टेटस का सुख, धन का सुख, विवाह का सुख, आनंद, वैवाहिक जीवन का सुख, ससुराल वालों से सम्मान और आनंद, और जीवन स्तर में जबरदस्त ग्रोथ, इतने सारे सुखों की प्राप्ति, यानी कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। और लगन का मित्र, तो जब भी कोई ग्रह लगन का मित्र होता है तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की ताकत रखता है। तो मकर के लिए किसी तरह का कोई भी नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। अब कुंभ लगन के लिए भी वो लगन का मित्र है, लेकिन अब बैठा छठे घर में, शत्रु भाव, और यहां काल पुरुष की कुंडली में वो अपनी नीच राशि में आता है, छठे भाव में 6 नंबर आएगा। तो यहां ये स्थिति खराब है, कमजोर है। अब कमजोर घर में और कमजोर ग्रह होगा तो और कमजोर होगा, शत्रुओं का और अधिक बल बढ़ जाएगा, तो भाग्य की स्थिति को कमजोर करेगा क्योंकि भाग्य का स्वामी, और सुखों को कम करेगा क्योंकि सुख भाव का स्वामी। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो यहां भी बना रहे, पर स्वयं उसकी स्थिति बहुत खराब है, छठे घर में बैठा है, तो यहां केंद्र त्रिकोण राजयोग का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा,
नुकसान होगा। आपका केंद्र भाव भी खराब हो गया और भाग्य भाव भी कमजोर पड़ा। लेकिन भाग्य भाव से दशम भाव बैठा है, इसका अर्थ है केवल कारक भावों को लेकर तकलीफ देखने में आएगी। भाग्य और मुद्दों पर बहुत अच्छा होगा, जैसे वैवाहिक जीवन और फाइनेंस को लेकर तो दिक्कतें होंगी, लेकिन और सुख जैसे पढ़ाई लिखाई, संतान, अपनी संतान की संतानें इत्यादि का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, क्योंकि 9वें भाव से 10वें भाव में बैठा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। कुल मिलाकर छठे घर में जाने पर कोई विशेष ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, और जो उसका कारक भाव है उसको बिल्कुल नुकसान, वैवाहिक जीवन में जबरदस्त क्लेश, तनाव सब देखने में आ सकता है। अब बात आती है आखिरी मीन लगन की, और मीन लगन के लिए वो बैठे हैं 5वें भाव में, और 8वें भाव और 8वें से 8वें भाव के स्वामी है। बहुत खराब स्थिति। 8वें भाव का स्वामी बैठा है 5वें भाव में, संतान, ज्ञान और बुद्धि कलुषित हुई। सोचोगे जरूर, प्लानिंग जरूर करोगे, संतान भी होगी, पर उनसे सुख के बजाय दुख प्राप्त होगा। और प्रयास और एफर्ट्स की स्थितियां भी थोड़ी कमजोर हुई। तीसरे भाव से तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं, प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन उनका रूट थोड़ा सा गलत होता है। पैसा कमाने का रूट गलत हो सकता है, प्लानिंग्स गलत हो सकती हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से रिजल्ट गलत निकालोगे। अब सोचिए कि एक आदमी कोई चीज, अच्छी चीज, फॉर एग्जांपल फ्लैट और प्लॉट बेचकर पैसा कमाता है, अच्छी बात है। अब एक जाली पेपर बना के उन फ्लैट्स और प्लॉट्स को बेच रहा है, तो अभी गलत रूट से पैसा कमा रहा है। तो यहां पर शुक्र में अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण और अष्टम से अष्टम तीसरे के स्वामी होने के कारण बाई दिस वे दैट वे पैसा कमाने की आदत आ जाएगी। तो इस लिहाज खराब हुआ। इसका बैड इंपैक्ट संतान को भी देखने में आएगा। संतान के सुख में कुछ कमी जरूर देखने में आएगी। संतान के चरित्र को लेकर के भी थोड़ी बहुत कमी देखने में आ सकती है। इसमें और भी बहुत सी कंडीशन होती है, लेकिन कुल मिला के तय है कि खून भरी स्थिति है, पर सेविंग्स बहुत अच्छी होंगी, प्रयास बहुत अच्छे होंगे, उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। रूट गलत है वो एक अलग समस्या है, लेकिन आमदनी भी बहुत हो रही है, सेविंग्स भी बहुत हो रही हैं, पैसे भी बहुत आ रहे हैं और मेहनत का फल भी मिल रहा है। अब सोचिए कि एक टाइम जब पैंडेमिक था तो एक खास इंजेक्शन, अब मैं नाम भूल गया, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब कल्पना करो वो 3,000 रुपए का रहा होगा, लेकिन 20-20 हजार रुपए का बेचा गया, तो खरीदा तो 3 का ही था ना। तो मौके और परिस्थिति के हिसाब से आपने जो अंधाधुंध पैसा कमाया, ये था गलत तरीके से पैसा कमाया जाना, जिसकी भरपाई कभी ना कभी आपको करनी पड़ जाएगी। कर्म आपको कभी पीछा छोड़ते नहीं। तो एक तरह से चर्चा यहां पूरी हो जाती है। 12 की 12 लग्नों में शुक्र अगर कर्क लगन में होंगे, राशि में होंगे, कर्क राशि में, तो प्रत्येक लगन पर कैसा प्रभाव डालेंगे इसकी चर्चा हो गई। जहां शुक्र की स्थिति ज्यादा वीक है, कमजोर है, उन सभी लग्नों को चाहिए वो सफेद और मीठी चीज जैसे चीनी, मिश्री, बताशे आदि का भोग ईश्वर को लगा के प्रसाद स्वरूप बांटें। इससे थोड़ी बहुत राहत देखने में जरूर आती है। तो शुक्र मीठे ग्रह, सफेद रंग का उनका माना जाता है, मीठा उन्हें प्रिय है, इसलिए तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको रिजल्ट देखने में आएंगे।